हाउस फिल्म लिखे धर्मजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पेपर 9 ESG 529 का लेसन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 पार्ट 1 एंड 2 पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप सो आप लोगों को उसकी अच्छे से समझ आई होगी। लेकिन अगर किसी किस्म का मसला होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दे दूँगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। इसका जो है फर्स्ट पॉइंट हम लोग पहले पढ़ चुके थे पार्ट 2 के अंदर। अब हमने सेकंड पॉइंट पढ़ना है कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ विद इंडिविजुअल स्टडी टूल्स एंड द पोर्टेबल डिवाइसेस। In Stockwell's 2007 view, online activities are different from the courseware in that the former refer to small-scale independent activities that are not the part of the larger package। अच्छा, इसमें हमें ये बताया जा रहा है, स्टॉकवेल 2007 का कहना है कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ और कोर्सवेयर जो है वो एक जैसी चीज़ें नहीं होती। कोर्सवेयर जो है वो एक बहुत बड़ा पैकेज, मतलब पूरा पैकेज होता है, जिसे जैसे हमारे पास पूरा कोर्स जिसमें कि एक्सरसाइज, लेक्चर और टेस्ट वगैरह जो है वो एक साथ होते हैं, वो हमारे पास कोर्सवेयर कहलाता है। जबकि हमारे पास ऑनलाइन एक्टिविटीज़ वो छोटे-छोटे काम होती हैं जो अलग-अलग होती हैं और किसी बड़े पैकेज का हिस्सा नहीं होते। जैसे एक ऑनलाइन क्विज़ हो गया, या एक वोकैब्युलरी मैचिंग ग्रामर गेम हो गई, ये सब जो है वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि अब जो है वो इन ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में क्या होता है। बेसिकली इन एक्टिविटीज़ में जो है वो डिजिटल स्कैफोल्डिंग टूल्स होते हैं। स्कैफोल्डिंग टूल्स का मतलब होता है वो टूल्स जो हमें लैंग्वेज सीखने में मदद देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास डिक्शनरीज़ होगी, एनिमेशंस हो गई, ठीक है। डिक्शनरी से एनिमेशन क्या होता है, किसी टेक्स्ट के साथ जो है वो शॉर्ट नोट्स या वजाहत देना। ग्लॉसेस होगी, ग्लॉसेस होते हैं मुश्किल लफ्ज़ का आसान मतलब बताने वाला। कंकॉर्डेंस होगी, ये बताता है कि एक लफ्ज़ कहाँ-कहाँ जो है वो टेक्स्ट में आता है। उसके बाद हमारे पास होता है कि रीडिंग लेवल क्लासिफिकेशन टूल्स होगी, ये बताता है कि टेक्स्ट आसान है, ये मुश्किल है। उसके बाद स्पीच सिंथेसिस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होगी, कोई बात टेक्स्ट में लिख देना, ये टेक्स्ट को आवाज़ में पढ़ देना, ये कहलाता है। उसके बाद क्या है कि मोबाइल डिवाइस क्या होता है कि जैसे फ़ोन या टैबलेट वगैरह, ये हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस कहलाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं तो हमारे पास आता है डिक्शनरीज, ग्लॉसेस एंड एनिमेशंस। अब इसमें हमें ये बता रहे हैं कि अब जो है वो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरा यानी बड़े-बड़े जो वर्ड कलेक्शंस हैं, ठीक है? उसकी वजह से जो है वो ऐसे टूल्स बन गए हैं जो L2 रीडिंग्स यानी दूसरी ज़बान पढ़ने में जो है हमारी मदद करती हैं। ख़ास तौर पे ये टूल्स जो हैं हमें वर्ड रिकॉग्निशन यानी अल्फ़ाज़ पहचानने में तेज़ और आसान बनाते हैं, ठीक है? अब क्या-क्या चीज़ें हमें मिलती हैं इसमें, सबसे पहले तो हम लोग कहते हैं कि डिक्शनरीज़ होगी, ठीक है? आज जो है वो हम आसानी से मिलियंस ऑफ वर्ड्स की जो है वो डेफिनिशन, स्पेलिंग, ऑडियो प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? एग्ज़ाम्पल सेंटेंसेस, वर्ड ओरिजिन्स, ये सब जो है वो फ्री देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, मैकमिलियन और डिक्शनरी डॉट कॉम जैसे जो हमारे पास पब्लिशर्स हैं, ये डिक्शनरीज़ बनाते हैं और इनकी जो टीम्स हैं उन्हें हर वक्त अपडेट करती रहती हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास है कि वर्ड रेफरेंस डॉट कॉम, जो एक एंथुसिस्टिक शख्स ने जो है वो खुद बनाया है। फिर उसके बाद हमारे पास ग्लॉसेस का ज़िक्र किया गया था। ये वो होते हैं जो मुश्किल लफ्ज़ का आसान जो है वो मतलब देते हैं। जैसे अगर टेक्स्ट में कोई मुश्किल वर्ड हो तो ग्लॉसेस बता देगा कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद एनिमेशंस क्या होते हैं कि ये वो होते हैं कि हम जो है वो टेक्स्ट पर नोट्स लिख सकते हैं या कोई बात जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है वो वेब बेस्ड एनिमेशन टूल्स भी आ गए हैं। जैसे हमारे पास एनिमेट.com है। इसमें जो है आप टेक्स्ट और इमेज पर जो है वो नोट्स और टैग लगा सकते हैं। और दूसरी टूल हमारे पास क्या है कि डिगो बाउंड्स, कुरकोडक, मार्कअप डॉट आई ओ, ये भी ऐसे टूल्स हैं जिनमें जो है आप वेब पेज का जो ओरिजिनल डाटा है वो बदले बगैर जो है उस पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो लिख सकते हैं। मतलब आप जो है वो ओरिजिनल चीज़ को चेंज किए बगैर जो है वो उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। A great majority of studies dealing with technology or call for L2 reading have focused on teaching and learning L2 vocabulary। इसमें ये बता रहे हैं कि बहुत सारे जो है स्टडीज़ यानी कि जो तहकीकात जो टेक्नोलॉजी या कॉल पर की गई हैं वो ज़्यादातर जो है वो L2 रीडिंग में वोकैबुलरी सिखाने पर ही फ़ोकस करती हैं। क्यों? क्योंकि जब तक जो है वो किसी ज़बान के अल्फ़ाज़ यानी कि वोकैबुलरी नहीं आते, हम जो है वो उस ज़बान को पढ़ और समझ नहीं सकते। यानी कि वोकैबुलरी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी ज़बान को सीखने में। और जब हम ऐसे टेक्स्ट पढ़ते हैं जिनमें वो हम अहम अल्फ़ाज़ होते हैं, तो हम जो है वो नई वोकैबुलरी भी सीख सकते हैं। क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं इनमें, 1990s के आखिर से जो है वो बहुत सी नई चीज़ों पर रिसर्च हुई है। जैसे ऑनलाइन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज़ हो गई, ये कंप्यूटर पे चलने वाली डिक्शनरीज़ होगी।
टेक्स्ट में क्या है कि टेक्स्ट बेस्ड ग्लॉसेस है, इसमें जो है मुश्किल अल्फाज के साथ आसान मतलब समझ सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट में फिर हमारे पास एनिमेशंस आते हैं, एनिमेशंस के साथ जो है नोट्स या वजाहत कर सकते हैं। फिर हमारे पास मल्टीमीडिया ग्लॉसेस के साथ जो है वो पिक्चर, ऑडियो या वीडियो में मतलब वो बता सकते हैं। ये हमारे पास 2011 में भी बताया कि ये लैंग्वेज टूल्स सीखने में बहुत हेल्पफुल हैं और इन पर जो है वो काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। ये तरीका जो है हमारे पास काफ़ी कामयाब भी साबित हुआ। आगे देखें तो इन द रिसेंट ईयर एज एनएलपी टूल्स एंड रिसोर्सेज, इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स में यानी कि हालिया ही सालों में जैसे जैसे हमारे पास एनएलपी टूल्स क्या होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स होते हैं। और दूसरे हमारे पास टेक्नोलॉजी वाले रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादातर वर्सिटाइल, वर्सिटाइल का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबल और कई काम करने वाले जो टूल्स होते हैं, अच्छा वो हो गए हैं। वैसे वैसे जैसे जैसे जो है वोकैबुलरी लर्निंग टूल्स भी बेहतर होती जा रही है। मतलब जैसे-जैसे बाकी टेक्नोलॉजी पे काम होता जा रहा है, वैसे-वैसे जो है वोकैबुलरी लर्निंग टूल्स भी बेहतर हो रही है। अब ये जो हमारे पास टूल्स हैं, लर्नर टूल्स की ज़रूरत जो है और चॉइस के मुताबिक काम करते हैं, यानी हर स्टूडेंट अपने हिसाब से जो है उस पे सीख सकता है। एग्ज़ाम्पल जो है इन टूल्स की, हमारे पास स्मार्ट रीडर है, ये माई टेम्पलेट 2013 और टूल ऑफ लेज़र एंड कैमल ने जो है वो बनाया था। इसमें यूज़र 2 काम कर सकता है, या तो वो सिस्टम की लाइब्रेरी से कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करे या फिर अपनी मर्ज़ी का जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करे। फिर ये सिस्टम जो है उस डॉक्यूमेंट को जो है वो इंटेलिजेंट ई बुक में तब्दील कर देते हैं, बदल देता है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल जो हमारे पास दी हुई है, माय वीएलएस रीडर, किसने बनाया था? ये हमारे पास एचएसयू टूल्स और ओयू यंग 2013 ने बनाया है। ये खास तौर पर जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए जो साइंस और टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट जो है वो पढ़ते हैं। इसमें भी यूज़र के लिए जो है वो मल्टीपल लर्निंग चॉइसेस होती हैं, यानी हर स्टूडेंट जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो सीख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखें कि कॉन्कॉर्डेंसिंग टूल्स। कॉन्कॉर्डेंसर जो होता है वो एक ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर टूल होता है जो कॉर्पस कॉर्पस क्या होता है, यानी टेक्स्ट का बड़ा कलेक्शन या डिबेट्स होते हैं, उसमें कोई भी दिया गया वर्ड निकालता है। यानी जब हम कोई वर्ड उसमें लिखते हैं तो ये पूरे जो है वो डिबेट्स या इंटरनेट में वो वर्ड कहाँ कहाँ आए हैं वो हमें ये दिखा देते हैं। साथ साथ जो है वो उस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट यानी जुमले के अंदाज, उसका मतलब और इसका इस्तेमाल भी जो हमें दिखाते हैं। जैसे अगर कोई कंकॉर्डेंसर में जो है वो बुक लिखें तो ये बताएगा कि बुक कहाँ-कहाँ और किस तरह जो है वो जुमलों में यूज़ हुआ है। उसके बाद है कि इसका हमें फ़ायदा क्या होता है? इससे जो स्टूडेंट्स को ये समझने में आसानी होती है कि कोई लफ्ज़ असल में कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे इस्तेमाल होता है, इसका जो है वो मीनिंग और यूज़ क्या है। ऑनलाइन टूल्स जो है हमारे पास, अब कंप्यूटर नेटवर्किंग, कॉर्पस एनालिसिस सॉफ्टवेयर बनने की वजह से जो है वो स्टूडेंट आसानी से ऑनलाइन फ्री कॉन्कोर्डेंसर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्सट्यूटर ने जो है वो टॉम कोबर 2015 ने बनाया। फ्रेज इन इंग्लिश ये जो है वो विलियम लेक्चर 2015 का बनाया हुआ है। ये दोनों जो है वेबसाइट्स फ्री हैं और स्टूडेंट वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है रीडिंग लेवल क्लासिफिकेशन टूल। रीडिंग लेवल क्लासिफिकेशन टूल जो होते हैं ये ऐसे टूल्स होते हैं जो टेक्स्ट को आसान या मुश्किल होने के हिसाब से जो है देखते हैं। ये टूल्स ये देखते हैं कि कौन से टेक्स्ट किस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए मुनासिब है, ठीक है। इन टूल्स का मकसद क्या होता है? ये टूल्स टेक्स्ट टूल्स को जो है इस तरह मॉडिफाई करते हैं कि रीडर उसे आसानी से समझ सके। यानी अगर कोई टेक्स्ट बहुत मुश्किल है तो ये उसे थोड़ा आसान बना देते हैं ताकि जो है वो रीडर उसको पढ़कर मीनिंग समझ सके। उसके बाद जो हमारे पास स्पॉटर्स जो होते हैं, स्पॉटर्स हमें क्या कहते हैं कि जो लोग जो है वो टेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन के हक में हैं, वो कहते हैं कि जब हम टेक्स्ट में थोड़े लिंग्विस्टिक मॉडिफिकेशंस कर देते हैं तो उससे टेक्स्ट की जो कंप्रीहेंसिबिलिटी होती है यानी समझने की सलाहियत जो होती है वो बढ़ जाती है और रीडर उस टेक्स्ट को जो है वो बेहतर इंटरेक्ट और कंप्रीहेंड कर सकता है, यानी कि बेहतर समझ सकते हैं। जैसे कोई मुश्किल इंग्लिश का अगर लेसन अगर आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया जाए तो हर स्टूडेंट आसानी से समझ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ये स्पीच सिंथेसिस एंड स्पीच रिकग्निशन से। अब यहाँ पे स्पीच सिंथेसिस स्पीच रिकग्निशन दो अलग अलग काम करने वाले जो है वो कंप्यूटर टूल्स हैं जो हमारे पढ़ने और सुनने की सलाहियत में जो है वो मदद देते हैं। स्पीच सिंथेसिस क्या होती है? स्पीच सिंथेसिस का मतलब होता है टेक्स्ट को जो है वो आवाज़ में बदल देना, यानी कंप्यूटर या मोबाइल पर जो भी टेक्स्ट लिखा हो वो उसे पढ़कर आवाज़ में बोल देता है। इसे टीटीएस कहते हैं, यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी देखें तो आपने देखा होगा कि बाज़ ऐप्स में जो है बटन दबाएं तो लिखा हुआ टेक्स्ट सुनाई देता है। जैसे हमारे पास नेचुरल रीडर हो गया, स्पीक रीडर सिलेक्शन होगी, स्क्रीन रीडर हो गए, ये इनके ऐप्स हैं। उसके बाद है कि गूगल क्रोम में भी टीटीएस टूल्स फ्री हैं।
सेलेक्ट एंड स्पीच ये होता है, स्पीच इट होता है। उसके बाद रीड एंड राइटर फॉर गूगल होता है, ये हमारे पास ऐप्स फ्री हैं। टीटीएस एप्लीकेशन ख़ास तौर पर जो है एल टू लर्निंग यानी दूसरी ज़बान जो है वो सीखने वालों के लिए बनाई गई हैं। यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने वॉकी की एग्जांपल दी हुई है कि वॉकी एक मशहूर टीटीएस एप्लीकेशन है जिसे जो है वो ऑडकास्ट कंपनी ने बनाया है। इसमें जो है आप टॉकिंग एविएटर जो है यानी करैक्टर यानी कार्टून जैसे जो करैक्टर जो है बना सकते हैं। वो एविएटर आपकी लिखी हुई बात को जो है मुख्तलिफ लहजों में बोल सकते हैं। आप अपना बनाया हुआ एविएटर जो है वो ईमेल कर सकते हो, अपनी वेबसाइट्स पे लगा सकते हो, या सोशल मीडिया पर भी जो है शेयर कर सकते हो। टीचर्स के लिए इसके क्या फ़ायदा होता है? टीचर भी जो है वो वोकी के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स को क्लास वर्क असाइन यानी कि काम देना कर सकते हैं, काम दे सकते हैं। और इसके अलावा जो स्पीकिंग एक्टिविटीज़ से स्टूडेंट्स को जो है वो स्पीकिंग एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं। टीटीएस का फ़ायदा क्या होता है कि एक तो स्ट्रगलिंग रीडर यानी जिन्हें पढ़ने में मुश्किल हो उनकी मदद होती है, ठीक है। जैसे L1 रीडर हो गए या और L2 रीडर हो गए, ये भी जो है वो रीडिंग बेहतर कर सकते हैं। इसलिए जो है रिसर्चर्स भी इन टूल्स पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि देखें कि L2 रीडिंग में कैसे-कैसे जो है वो हमारे लिए मददगार साबित हो रहा है। उसके बाद फिर नीचे हमारे पास आता है कि स्पीक रिकग्निशन ऐसा जिसे हम लोग कहते हैं कि स्पीच रिकग्निशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारी बोली हुई ज़बान को पहचान ले और उसका मतलब समझ ले, यानी हम बोले और कंप्यूटर समझ ले कि हम क्या कह रहे हैं। एल टू रीडिंग में जो है वो इस्तेमाल कैसे होते हैं? अब ये एल टू रीडिंग टेक्नोलॉजी स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी एल टू रीडिंग यानी दूसरी ज़बान सीखने के लिए भी बहुत इस्तेमाल हो रही है। बहुत सारे कंप्यूटर्स और ऐप्स हैं जो ये सहूलत देती हैं, कंपनीज और ऐप्स हैं। जैसे हमारे पास क्या है, रोस्टा स्टोन हो गया, टेल मी मोर हो गया, पर्सन बाय लैब हो गया, ड्यूलिंगो हो गया, बेबली हो गया, लाइव मोचा हो गया, इंग्लिश सेंट्रल वगैरह। ये ऐप्स जो हैं बच्चों और बड़ों को बोलने, सुनने और पढ़ने में जो है वो हेल्प करते हैं। इसके बाद हमारे पास रिसर्च बताई गई है कि रिसर्च क्या कहते हैं कि कुछ तहकीक ने ये देखा है कि हमारे पास स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर जो है वो बच्चों में मोटिवेशन बढ़ाता है, रीडिंग एबिलिटी बेहतर बनाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास रीडिंग कैंपेन ताइवान के बच्चों को के लिए जो है वो इस्तेमाल हुआ था ताकि जो है वो हमारे पास ईएफएल इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज को जो है वो बेहतर सीख सकें। यानी ये बच्चों में रीडिंग और लर्निंग बेहतर बनाता है। उसके बाद फिर ये हमारे पास बताए हुए हैं कि हमानी एंड वर्मा गानी 2013 थे जिन्होंने जो है एक स्टडी की। उन्होंने देखा कि टेल मी मोर नाम का एक हमारे पास सॉफ्टवेयर कैसे बच्चों की जो है वो ईएफएल रीडिंग कम्प्रीहेंशन को बेहतर बना सकता है। ये हमारे पास जो है वो एक लैंग्वेज लर्निंग सॉफ्टवेयर है जो बच्चों की इंग्लिश पढ़ना, सुनना, समझना और बोलना सिखाता है। इसमें बहुत सारी जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन यानी पढ़कर जो है वो समझने की प्रैक्टिस करवाती हैं। इसके बाद फिर अगला हमारे पास टॉपिक आता है मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस हैव मेनी एडवांटेजेस एज लर्निंग टूल व्हिच इंक्लूड लर्निंग रिटन लैंग्वेज। मोबाइल डिवाइसेस जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन हो गए, टैबलेट्स हो गए और स्मार्टफ़ोन आजकल जो है वो लर्निंग टूल्स की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। इनके कुछ फ़ायदे ये हैं कि ये पोर्टेबल होते हैं यानी हर जगह जो है वो साथ लेके जाया जा सकता है। इन पर इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज का ख़जाना होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ऐप्स, वेबसाइट या सोशल नेटवर्क साइट्स पर जो है ये नॉलेज शेयर करना। उसके बाद हमारे पास रिसर्च है। रिसर्च हमें क्या कहती है कि हमारे पास स्टॉकवेल 2010 जापान के बच्चों पर जो है वो 3 साल तक रिसर्च की। देखा कि वक़्त के साथ जो है बच्चे मोबाइल फ़ोन को वोकैब्युलरी लर्निंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद हमारे पास ये है कि वाटर लिप ज़दा एंड गंजगाली 2011 इन्होंने जो है बच्चों को एसएमएस के ज़रिए वोकैब्युलरी सिखाई। रिज़ल्ट क्या निकला कि बच्चों ने वोकैब्युलरी जो है वो अच्छी तरह से याद कर ली। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है गईतासी अज़ीज़ी फ़रा एंड गो हैरी 2015। एक ग्रुप को जो है वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पढ़ाया और दूसरे ग्रुप को जो है वो पुराने तरीके से। मोबाइल फ़ोन का रिज़ल्ट क्या निकला? मोबाइल फ़ोन वाले बच्चे जो है बच्चों को रीडिंग कम्प्रीहेंशन के नंबर ज़्यादा अच्छी तरीके से याद आए। उसके बाद रिज़ल्ट इसका मतलब बस ये रिज़ल्ट ने साबित किया कि मोबाइल लर्निंग वाले बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो बेहतर था। बाद फिर हमारे पास एलिमी एंड लारी 2012 की जो एग्जांपल्स दी गई, उन्होंने बच्चों को 2 ग्रुप्स में बाँट दिए। एक ग्रुप को एसएमएस के ज़रिए वोकैब्युलरी सिखाई, दूसरे ग्रुप को डिक्शनरी और वोकैब्युलरी याद करवाई। रिज़ल्ट क्या निकला? जो बच्चे एसएमएस से सीख रहे थे वो ज़्यादा जल्दी और अच्छी तरीके से वोकैब्युलरी याद कर रहे थे और बच्चों को ये तरीका जो है वो ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद किम्स स्टडी 2011 इसकी स्टडी के अकॉर्डिंग जो है वो इसने देखा कि जो बच्चे जो है वो क्लास के बाहर मोबाइल डिवाइस पर आपस में जो है वो रीडिंग टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं, वो दूसरे बच्चों से ज़्यादा अच्छा नंबर लाए और रीडिंग कम्प्रीहेंशन में उनकी ज़्यादा मतलब बेहतर थे वो। मोबाइल ऐप्स और मॉल का ज़िक्र किया गया है। मॉल हमारे पास क्या है कि मोबाइल असिस्टेंट लैंग्वेज लर्निंग।
आजकल जो हमारी यूथ क्या होती है, नौजवान जो है वो टेक्नोलॉजी एडिक्ट्स बन चुकी है, यानी ज़्यादा वक्त मोबाइल पर गुजारते हैं। इसीलिए अब हमें ये चाहिए कि हम जो है मॉल यानी मोबाइल असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग का इस्तेमाल करें, ताकि बच्चे और बड़े इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज यानी कि ESL स्किल जो है वो सीख सकें और अपना वक्त जो है वो मोबाइल पर अच्छे कामों में लगाएं। इसमें हमारे पास कुछ यूज़फुल ऐप्स होती हैं कि बहुत सारी ऐप्स मौजूद हैं जो लर्निंग और टीचिंग के लिए जो इस्तेमाल हो सकती हैं। कुछ मशहूर ऐप्स हैं हमारे पास यहाँ पे, जैसे ड्यूलिंगो, बैबली, मतलब यहाँ पे इन्होंने सारी नीचे ऐप्स बताई हुई हैं। ग्रामर ऐप, ग्रामर फॉलिस, इंग्लिश लॉन्च पैड, ये तमाम जो है वो नीचे ऐप्स का नाम बताए हुए हैं, जिससे जो है आप इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास ENG 5 to 9 की लेसन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3। आई होप सो आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।